नीलेश ओक जी आज हमारे साथ है। नीलेश ओक जी वैसे तो इंजीनियर हैं, केमिकल इंजीनियर, और उन्होंने एमबीए किया है, यूएस में जॉब भी कर रहे हैं। लेकिन जिस कारण से वो दुनिया भर में जाने जाते हैं वो कारण है उनका भारतीय शास्त्रों के ऊपर अध्ययन। जी हाँ दोस्तों, 20 वर्षों से अधिक समय से वो भारतीय शास्त्रों का अध्ययन कर रहे हैं, और ना सिर्फ अध्ययन कर रहे हैं, बहुत ही डीप में और बहुत ही डिटेल्ड वे में उन्होंने अध्ययन किया है। महाभारत और रामायण जैसे ग्रंथ, जिनको कि भारत में ही कई लोग ये कहने लगे थे कि ये तो हिस्ट्री नहीं है, ये तो माइथोलॉजी है, ये तो गढ़ी हुई कहानियां हैं, उनकी उन्होंने डेटिंग्स निकाली हैं। उन्होंने मतलब साइंटिफिक रूप से रिसर्च कर कर ये पता लगाया है कि महाभारत और रामायण कब हुए थे, किस डेट्स में हुए थे, और उसके साक्ष्य और तथ्यों के साथ उन्होंने वो प्रूफ किया है। तो ये बात हम अपने इस इंटरव्यू के अंदर भी करेंगे, उनसे जानेंगे कि उन्होंने वो कैसे किया है। लेकिन सबसे पहला जो मेरा प्रश्न है नीलेश जी आपसे, वो ये है कि काफी सारे लोग हैं जो हमारे इंडिक रिसर्चर्स हैं, हिस्ट्री के ऊपर जो रिसर्च करते हैं, उन लोगों के डेट्स में काफी कॉन्ट्राडिक्शन होता है, कंफ्यूजन होता है। कोई महाभारत की कुछ डेट बताता है, कोई रामायण की कुछ बताता है, बुद्ध का पीरियड, शंकराचार्य का पीरियड, अलग अलग लोग बताते हैं। तो इसके कारण क्या है, जो इंडियन बच्चा है, स्टूडेंट है, या इवन प्रोफेसर्स भी, वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि सच क्या है, और इस कंफ्यूजन के कारण लोग इसको माइथोलॉजी भी कह देते हैं। तो आपका इस पर क्या टेक है कि ये मतलब क्यों हो रहा है, इसका सॉल्यूशन क्या है? जी नमस्कार शुभम जी। नहीं, आपने कहा वो बहुत ही उसमें सत्य है। ये सिर्फ सामान्य लोगों के लिए ही ये कंफ्यूजन नहीं है। जो एकेडमिक्स में लोग हैं, इवन जो रिसर्चर्स है, जो संशोधक है, उनमें भी ये कंफ्यूजन है। और उसका मुझे लगता है कारण तो बहुत होंगे, कारण मीमांसा भी की जा सकती है। लेकिन जो कोई कोई चीजें तो इतनी बेसिक है, और वो मुझे भी आश्चर्य होता है कि वो हमारे जो संशोधक है उनको क्यों पता नहीं। जैसे कि हम समझ लो न्याय दर्शन की बात करें, और न्याय दर्शन ये एक शास्त्र करके उसकी बातचीत कर रहा हूँ। लेकिन वो हमें उसको हम कॉमन सेंस भी बोल सकते हैं। हमारे जो पूरा जो 6 दर्शन शास्त्र है उसमें भी उसकी बात आती है। वो एक पर्टिकुलर न्याय दर्शन की बात करने की जरूरत नहीं। लेकिन ये जो विषय है कि एक समझ लो एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करना है, और वो सॉल्व करने के लिए हमें कुछ चीजें लगती है। एक साक्ष्य चाहिए, और फिर तर्कशास्त्र भी चाहिए। सिर्फ साक्ष्य होके होगा नहीं, तर्कशास्त्र होके होगा नहीं। जैसे कि हमने शुरुआत करने के पहले 1 मिनट में बात की, जैसे कि सनावली के जो जगह जो चैरियट मिल गए ना, वो क्या हो गई, वो क्या हो गया, ये साक्ष्य मिल गई हमें उधर चैरियट मिल गया, उसमें स्वॉर्ड मिल गई, और उसका हमने डेटिंग किया। तो डेटिंग जो अलग अलग पद्धति से हो सकता है, उससे ये पता चला कि वो उसका डेटिंग अप्रोक्सीमेटली 2000 बीसी, यानी कि 4000 साल पहले की बात है वो। तो ये तो साक्ष्य हो गई ना। उसका हम तर्क शास्त्र से उसका अध्ययन करें तो क्या पता चलता है कि 4000 साल पहले वहां कोई था, और उसकी समझ लो मृत्यु हो गई, तो उसके साथ वो सिंबॉलिक करके वो चैरियट को बना के, स्वॉर्ड बना के उनके साथ उनका बरियल किया गया। उससे ये नहीं सिद्ध होता कि महाभारत 2000 बीसी में हुई। लेकिन आपने बहुत सारे न्यूज़पेपर में उसके बारे में जब वृत्त पढ़ा होगा, तो बहुत बार मैंने पढ़ा, इधर ऐसा ही आता है न्यूज में कि अरे महाभारत हुआ 2000 बीसी। तो मैं बोलता हूँ अच्छा, अरे बहुत, और एक इंटरेस्टिंग क्लेम आ गया। तो क्यों, ऑन द साक्ष्य क्या है? साक्ष्य है सनावली का चैरियट। तो साक्ष्य तो सही है, लेकिन उसके पीछे का जो तर्कशास्त्र है वो तर्क दूषित है। इट इज इलॉजिकल। तो सिमिलरली जो हमारे संशोधक है, आई विल डेयर से कि मेजॉरिटी ऑफ संशोधक जो है, उनको जो जो हमारी शास्त्र की परिभाषा है, हमारी मीनिंग पाश्चिमात्य और पौरात्य में कोई फर्क नहीं है। थोड़ा सा फर्क हो जाता है बिकॉज उनका अप्रोच अलग रहता है। उनका अप्रोच क्या है? मनी 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 मनी, जो हमारे हमारे लोगों में भी अभी आया है, और कुछ लेना देना नहीं है। मनी नहीं है तो कुछ उसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो फ्रेमवर्क जिसको हम बोलते हैं, तो फ्रेमवर्क क्या है? अभी पतंजलि में हम पतंजलि योग सूत्र की हम बात करें तो बोलते हैं प्रत्यक्ष अनुमान आगम प्रमाणानि।
प्रत्यक्ष और अनुमान, ये सबसे दोनों इंपॉर्टेंट चीज है। जो हम बोल रहे हैं प्रत्यक्ष मीन्स साक्ष्य और अनुमान मीन्स तर्कशास्त्र। तर्कशास्त्र का उपयोग करके उससे कंक्लूजन निकालना, उससे निगमन करना, उससे संशय निवारण करना, ये बात है। वो बहुत लोगों को उसका कभी हमें स्कूल में तो शिक्षा दी गई नहीं, लेकिन उससे हम उनको टीचर्स को ब्लेम नहीं कर सकते। जैसे कि मैं स्कूल में गया, ऐसा एक सेपरेट सब्जेक्ट तो नहीं था, लेकिन मैं ये भाग्यवान रहा कि मुझे ऐसे बहुत शिक्षक मिले कि वो राइट फ्रॉम द बिगिनिंग हमारे साथ डिबेट करते थे। हमें शिक्षक डिबेट करते थे, अध्यापक डिबेट करते थे। उससे मुझे बहुत फायदा हुआ। ये हमें एक ऑफिशियल पद्धति से सिखाने की जरूरत है। वो शायद यूनिवर्सिटी में पढ़ाएंगे नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन अभी सोशल मीडिया तो बहुत पावरफुल चीज है, उससे हम ये तर्कशास्त्र पढ़ाने की जरूरत है। और प्रत्यक्ष मीन्स साक्ष्य क्या होती है वो पढ़ाने की जरूरत है। इसके कारण ये जो आप जो कह रहे हैं कि महाभारत में भी 130 प्लस ये बहुत सारे क्लेम्स है। वो 400 सी से निकल के 7300 बीसी तक अलग अलग 130 है, और रामायण लिया तो भी डजन प्लस है। उसका मुख्य कारण मैंने जो बोला वो है कि प्रत्यक्ष और अनुमान ये क्या चीज है, ये वैज्ञानिकों को भी, हमारे जो संशोधक है उनको भी पता नहीं, हमारे जो संस्कृतिस्ट है उनको भी पता नहीं। मेजोरिटी की मैं बात कर रहा हूँ, एक्सेप्शन तो सब जगह आपको मिलेंगे। जी नीलेश जी, तो इसी पे मेरा एक और प्रश्न आता है कि इसका क्या कारण है कि काफी सारे रिसर्चर्स महाभारत या बुद्ध जो हैं इनकी डेट्स पर अलग अलग मत अपने रख रहे हैं और सबको लगता है कि वो सही है। चलिए हाँ। मतलब 200-500 मत जो हैं उनको तो मैं मान लेता हूं कि 90% उसमें से खारिज किए जा सकते हैं, लेकिन हम्म। कुछ लोग जो हैं जो जेन्युइन रिसर्चर्स हैं, मान लीजिए 8-10 भी, तो उनके बीच ये कंफ्यूजन क्यों है, इसके हम्म। बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालिए जी। हाँ, पहले हमें ये जो ये भी हम बोले ना सत्य और मिथ्य, तो ये मिथ्य भी निकालना पड़ेगा। कि समझ लो महाभारत के हम 130 प्लस संशोधक समझ ले और उनकी इतना क्लेम समझ ले, तो बाकी जो बहुत सारे 100 प्लस है वो मिथ्या है, उनका तो सोचने की जरूरत ही नहीं है। और जो कुछ 8-10 है वो सीरियस है, ये भी सही नहीं है। ये सीरियस लोग भी कैसे समझे जाते हैं, एक थोड़ा सा पॉपुलैरिटी की बात आ जाती है उसमें। ओके, अभी ये हमारा भाग्य है कि ये सोशल मीडिया आ गया करके मैंने जो रिसर्च किया वो मैं लोगों को बता सका। नहीं तो मैं तो प्लास्टिक सेल्स पर्सन था, और कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम कर रहा हूँ, काम कर रहा था। तो ऐसे वो क्या बोलते हैं आप, कॉन्फ्रेंस में जाके एकेडमिया में ऐसा कुछ ये है नहीं। मेरा एकेडमिया के साथ संबंध तो रहा, लेकिन आई नो हाउ इट वर्क्स। और वो इंजीनियरिंग में रहा। ये ह्यूमैनिटीज मेरे लिए बहुत ही नई बात थी एक्चुअली। ये जो ह्यूमैनिटीज जैसे कि हमारे इतिहास वाले या संस्कृतिस वाले, उनका जो डायरेक्ट मेरा जो संबंध है वो इनडायरेक्टली, तो जब मुझे कभी मदद लगी तो मैंने लिया, बट डायरेक्ट संबंध तो लास्ट 5 साल का है। उसके पहले मेरा कभी उनके साथ इंटरेक्शन में नहीं हुआ। और जब मुझे इंटरेक्शन हुआ तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि क्या ये ऐसा चलता है ऐसी बात चलती है ये फील्ड में। वेरी वेरी आई वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड। तो आपने कहा कि वो उसमें जो 8-10 लोग जो सीरियस लगते हैं, उनमें भी हम डिफरेंशिएट कैसे करें, उसके लिए विवेक चाहिए। और ये आप कभी ऐसा नहीं कह सकते, मैं शुभम जी आप नहीं कह रहे, बट बहुत लोग मुझे क्या लिखते हैं सोशल मीडिया में कि भाई आप जो 4-5 लोग हैं वो एक जगह आ जाइए, जो वाद विवाद जो करना है वो करिए, और फाइनली एक कंक्लूजन निकाल के हमें बता दीजिए। ये क्या है, ये एक छोटे बच्चे वाली बात है। जो ये ऐसे जो लोग कहते हैं उनका आयु कितना भी हो, उनको रियलिटी का कुछ पता नहीं कि रियलिटी में क्यों होता है। उसमें भी मैं न्याय दर्शन की एक बात लाता हूँ। अभी ये फर्क है उसमें, मतलब क्या है, 10 क्लेम्स हो, 12 क्लेम्स हो, 100 क्लेम्स हो, उसमें हम तर्क शास्त्र से ये कह सकते हैं कि दो ही पॉसिबिलिटीज है। एक पॉसिबिलिटी ये है कि ये पूरा 130 लोगों के जो क्लेम्स है, इंक्लूडिंग मेरा भी महाभारत रामायण में मेरा भी एक किया है, मैंने क्लेम किया है एक पर्टिकुलर 5561 बीसी। इवन जो ये शब्द मैं यूज करता हूँ ना, क्लेम, उसका भी लोगों को कंफ्यूजन होता है। वो बोलते हैं नहीं नहीं, उन्होंने वो सिद्ध नहीं किया है, वो क्लेम कह रहे हैं नहीं, ये साइंटिफिक वर्ड करके क्लेम किया बोला जाता है। बिकॉज हमें ये मान्य करना पड़ेगा कि हमें लग रहा है हम सत्य है, लेकिन हमारा रॉन्ग हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है करके हम क्लेम बोलते हैं। तो ये जो अलग अलग क्लेम है उसमें क्या पॉसिबिलिटी है, दो ही पॉसिबिलिटी है। एक पॉसिबिलिटी ये है कि ये
अभी जो 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 130 प्लस क्लेम्स है महाभारत में या रामायण में, कुछ 12 प्लस होंगे, या बुद्ध के टाइम समय के बारे में कुछ हो गए, शंकराचार्य के बारे में कुछ 2-4 क्लेम्स है, ये ऑल द क्लेम्स कैन बी रॉन्ग, दैट इज वन पॉसिबिलिटी, ये एक शक्यता है। और दूसरी शक्यता क्या हो सकती है कि उसमें से एक करेक्ट है, और हमें वो एक करेक्ट कौन सा करना है तो फाइंड आउट करना है ना। आपने प्रश्न पूछा था कि ये अलग अलग लोग फिर क्यों आते हैं, जो सीरियस लोग लग रहे हैं उनके भी अलग अलग क्यों आते हैं, उसके पता उसमें मीन्स कोई तो गलत है ना, बिकॉज महाभारत तो एक ही हुआ और उसकी एक ही डेट हो सकती है। पूरा सब लोग रॉन्ग हो सकते हैं या एक आदमी करेक्ट सही हो सकता है। तो अपना जो न्याय दर्शन है उसमें एक दोष यानी कि एरर क्यों हो जाता है उसकी बहुत अच्छे व्याख्या की है। उसमें बोला है प्रवर्तना लक्षणा दोषा। जब आदमी कोई एक्टिविटी करता है तो उसमें दोष है या नहीं वो हमें समझ में आएगा। बहुत सारे लोग क्या करेंगे, ये जो जो लोगों ने रिसर्च की हुई है और अपना एक दिनांक निकाला है, उनको, जैसे मेरे जैसे लोगों को और बाकी लोगों को भी, उनको सिर्फ वो छेड़ते रहते हैं कि ये आपने वो सही नहीं है, वो आपका करेक्ट नहीं है। फिर हम उनको उल्टा पूछे कि भाई आपकी डेट क्या है, नहीं मेरे पास डेट नहीं है, तो उसको बोलते हैं न्याय दर्शन में वितंड, वो वितंड कर रहे हैं। अभी उनको हम बोले कि अरे भाई आप वितंड कर रहे हो, बोला नहीं 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 ये वितंड नहीं है, आप कुछ भी बोल रहे हैं। नो, न्याय दर्शन का उनका ज्ञान नहीं है। उसमें लिखा है स्व प्रतिपक्ष स्थापना हीनो वितंडा। आप किसी के साथ वाद कर रहे हो, क्वारल कर रहे हो, उसका एक पर्टिकुलर पोजीशन है, आपका कोई पोजीशन ही नहीं है, तब भी आप उनके साथ फाइट कर रहे हो, तो ये वितंड है। ये एक बात हुई। और 3 तरफ के कारण के इससे कारण दोष निर्माण हो जाता है। ये जो हमारे जो हम जो संशोधन करते हैं उसका लक्षण दिया है प्रवर्तना लक्षणा दोषा, और उसको बोला है त्रैराश्यम राग द्वेष मोह। किसी कोई एक पर्टिकुलर चीज के लिए अटैचमेंट, कोई एक पर्टिकुलर चीज के लिए हेट, डिटेस्टेशन, उसके बारे में अच्छा न फील होना। और तीसरी चीज उन्होंने गौतम ऋषि ने बोला है कि स्टुपिडिटी और लैक ऑफ इंटेलेक्ट। सी इंडियन जो ऋषि है वो दे डोंट मीन्स वर्ड्स जो स्पष्ट है वो बता देते हैं। आप कोई चीज के लिए आपकी अटैचमेंट है, दूसरे कोई चीज के लिए आपको बहुत हेट है, और आपका इंटेलेक्ट ही इतना कम है, इसके कारण आपके दोष हो जाएंगे। तो इसका ये रीजन है, दोष है ना। एक दूसरे को उनका रॉन्ग है मेरा करेक्ट है वो बोलने से ये बहुत जरूरी बात ये है कि ये लोग तो छोड़ दो, हमें तो छोड़ दो, हम तो कर रहे हैं। जो और लोग हैं उन्होंने अपनी श्रद्धा और विद्या और विवेक बढ़ा के ये लोगों का, हमारे हमारे जैसे लोगों ने काम किया है, उसको विश्लेषण संश्लेषण करके आपका मत तैयार करना है। और वो लोगों को आप बता सकना चाहिए कि ऐसा क्यों लगता है मुझे, नीलेश जी का डेट मुझे क्यों करेक्ट लग रहा है, या नीलेश जी का डेट मुझे क्यों रॉन्ग लग रहा है, और ये उसके कारण है, ऐसी बताने की जरूरत है। आपने बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया कि किस तरह से न्याय दर्शन में भी जो पद्धति दी है कि किस तरह से हमें जांचना चाहिए कि कौन सही है कौन गलत है या कौन किस जगह पर किस कारणों से पहुंचा है। तो तीसरा मेरा प्रश्न आता है कि ये जो एरर्स आ रहे हैं डेट्स के अंदर लोगों के, तो इसका कोई सॉल्यूशन मॉडर्न साइंस में या फिर हमारी ट्रेडिशनल भारतीय पद्धति में कहीं पर है क्या कि हम एग्जैक्ट डेट का किसी इवेंट की पता लगा सकते हैं? ऐसा कोई मॉडर्न साइंस या ट्रेडिशनल साइंस में सॉल्यूशन है क्या? जी हाँ, बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। यस, ट्रेडिशनल में भी है और वहां से ही मॉडर्न साइंस में आया है। फॉर एग्जाम्पल मॉडर्न साइंस में आप पूछो कि अभी मॉडर्न साइंस की पद्धति क्या है, तो मैं थोड़ा इंग्लिश में बोलता हूँ, लेकिन हम संस्कृत में या हिंदी में भी कर सकते हैं। कि वो बोलते हैं कि ट्रायंगुलेशन ऑफ एक्सप्लेनेशन प्रेडिक्शन एंड टेस्टिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ थियरी और इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ बैकग्राउंड नॉलेज। यानी कि ट्रायंगुलेशन को आप क्या कहोगे हिंदी में, लाइक तीनों को एक जगह लाना है, जैसे कि त्रिष्टय ऐसा संस्कृत में होगा, जैसे कि चतुष्टय, चतुष्टय मीन क्वाड्रेंगुलेशन, वैसा त्रिष्टय जैसा कुछ शब्द होगा। मेरी संस्कृत भी अच्छी नहीं है, लेकिन जैसे कि आप साक्ष्य ले लो, तो साक्ष्य होने की जरूरत है। देन प्रत्यक्ष यानी कि एम्पिरिकल इंग्लिश में बोलते हैं, या जैसा हमारे यहाँ अनुभव, सब लोगों को उसका अनुभव कर सकने वाली ऐसी पद्धति निर्माण करने की जरूरत है। और वो दोनों को एकत्र लाया जाता है और उससे एक निर्णय निकाला जाता है।
और वो निर्णय निकालने के लिए जो 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 चीजों की जरूरत रहती है उसमें आगम शास्त्र का है कि जो बैकग्राउंड नॉलेज। अभी समझ लो आप महाभारत के डेट की बात कर रहे हैं तो महाभारत ये एक बैकग्राउंड नॉलेज हुआ, महाभारत की जो टेक्स्ट है वो बैकग्राउंड नॉलेज हो गई। आप समझ लो एस्ट्रोनॉमी जो खगोल शास्त्र का उपयोग करके उसका निर्धारण काल निर्धारण कर रहे हो तो एस्ट्रोनॉमी का ज्ञान होना ये आगम शास्त्र बन गया। आप नदी विज्ञान से कर रहे हो तो नदी विज्ञान ये आगम शास्त्र हो गया। ऐसा करके आप करना पड़ेगा। दूसरी ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कोई भी संशोधक को ये पूछने चाहिए कि भाई आपने ये शुरुआत कहाँ से की, शुरुआत कहाँ से की नहीं, आप कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे कि जो पुराने लोगों ने सॉल्व नहीं किया है। बिकॉज सपोज मैंने जिसकी शुरुआत की प्रारंभ किया समझ लो 1995 के आसपास, तो ऐसा तो नहीं कि मैं ही पहला आदमी हूं कि जो महाभारत की डेटिंग कर रहा है। उसके पहले 400 इयर्स प्लस से उसके लिए बहुत लोग प्रयत्न कर रहे हैं। तो मुझे आप पूछ सकते हैं कि ऐसा कौन सी बात थी कि जो बाकी लोगों ने अभी तक उसका सॉल्यूशन नहीं किया था, इसके कारण आपको लगा कि आप रामायण पे आप महाभारत की डेटिंग करें, और आपको ऐसा क्यों लगा कि उनकी डेटिंग शायद करेक्ट नहीं है। आपको ये पता लगे, ये आपने प्रश्न पूछा लोगों को, तो मैं अभी ये कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ 99.99% ऑफ महाभारत रिसर्चर्स ये बोल भी नहीं पाएंगे, महाभारत रामायण बुद्ध कोई भी ये बोल भी नहीं पाएंगे कि उन्होंने ऐसा कौन सा प्रॉब्लम देखा जिसका सॉल्व नहीं हुआ है इसलिए वो रिसर्च करने लगे। बहुत सारे वैज्ञानिक, बहुत सारे सो कॉल्ड संशोधक ऐसे ही करने लगते हैं कि भाई ये इसमें जरा अच्छा लग रहा है, लोगों में थोड़ी रुचि है, मैं थोड़ा कुछ कर लूं शायद मेरा भी नाम हो जाए। सो उससे उनकी उसके उससे हो जाता है। तो आपको हमारे पारंपरिक पद्धति से जो स्ट्रक्चर है वही मॉडर्न साइंस जैसे स्ट्रक्चर है, उसको अभी समझ लो मैंने हमने पतंजलि का बोल दिया प्रत्यक्ष अनुमान आगम प्रमाणानि, वो ट्रायंगल ही हो गया। और आप समझ लो गौतम ऋषि गौतमा के न्याय दर्शन की बात करें तो प्रत्यक्ष अनुमान उपमान शब्द प्रमाणानि, ये चार उसमें आ गए प्रमाण। और आप वेदांत तक जाएंगे तो 6 प्रमाण आ जाएंगे। वो प्रमाण तो कौन सा यूज करेंगे वो बात है, बट सिंपल न्याय दर्शन की ये बात है प्रमाण तश्चार्थ प्रतिपत्ति, कि साक्ष्य के बिना कौन सी भी बात ये सिद्ध नहीं हो सकती। सिद्ध होगी नहीं से उनकी पता नहीं, लेकिन साक्ष्य नहीं है तो हो नहीं सकती। इसका मतलब ये इंग्लिश में उसको हिचन्स रेजर कहते हैं। वो कहते हैं कि एनी क्लेम मेड विदाउट एविडेंस कैन बी डिसमिस्ड विदाउट एविडेंस। तो जो ओनस है उसका वो ये आदमी पे नहीं है कि आपने कुछ कहा, जो कह रहा है कि ये ऐसा हुआ उसको बताना है कि साक्ष्य भाई क्या है और आपका तर्क शास्त्र क्या है, आपने कौन सा आगम शास्त्र का उपयोग किया। और ये लोग बता नहीं सकेंगे, लेकिन ये पद्धत है। और ये पद्धत लेके ये पद्धत हम एनफोर्स करें हमारे पूरे संशोधक संशोधक जो लोग हैं उनके ऊपर, तो कैसा बोलेंगे हम, नीर क्षीर विवेक, पानी का पानी दूध का दूध हो जाएगा। तो मॉडर्न साइंस से और इंडियन जो हमारा शास्त्र रहेंगे उससे ये जो सॉल्यूशन निकलेगा इसका कोई एग्जांपल दे सकते हैं आप, मतलब किस तरह से सॉल्यूशन निकाला जा सकता है कि सही डेट्स पर हम महाभारत रामायण या किसी इवेंट की पहुंच सके, इसका कोई एग्जांपल हाँ, है? हाँ मैं देता, हाँ महाभारत ही हम लेते हैं क्योंकि सब लोगों को पता रहता है। तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि ऐसा प्रश्न पूछना चाहिए, मेरी जो शुरुआत हुई वो एक ऐसा एक संस्कृत का महाभारत का एक श्लोक मेरे सामने आ गया, और उसका मैंने जब फाइंड आउट किया तो मुझे पता चला कि कोई भी पुराने पहले के संशोधक ने उसका उत्तर दिया नहीं है। जो जैसा वो अरुंधति का श्लोक है कि या चैषा विश्रुता राजस त्रैलोक्य साधु सम्मता अरुंधति तया पेश वशिष्ठ पृष्ठतः कृत। महाभारत में व्यासदेव जी की, ये व्यासदेव जी की कृपा है और वाल्मीकि जी की कृपा है रामायण में कि उन्होंने हमारे लोगों का सोच के पोस्टेरिटी के लिए कि ये लोगों को पता चले कि ये जो ऐतिहासिक घटना है वो कब हुई, वो करने के लिए उसमें इतने साक्ष्य रखे हैं। तो बोथ रामायण में और महाभारत में, उसमें से ये एक साक्ष्य है। तो उसमें ऐसा कहा गया था, ये जो श्लोक है उसमें ऐसा कहा गया है कि महाभारत युद्ध शुरू होने के पहले एक दिन की जो बातचीत चल रही है धृतराष्ट्र और व्यासदेव की, उसमें व्यासदेव धृतराष्ट्र को कह रहे हैं कि जो आकाश में ये जो क्या बोल सकते हैं आप, तारा बोलते हैं स्टार, अरुंधति और वशिष्ठ, ये जो दूसरा था सप्तर्षि, जो 7 तारे हैं उसमें से एक बहुत बड़ा तारा वशिष्ठ है, उसके नजदीक छोटी सी अरुंधति है। तो वो व्यास जी बोल रहे हैं कि अभी वो अरुंधति वशिष्ठ के आगे चल रही है।
और अभी ये क्यों बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसमें क्या सॉल्व करने की बात, उसमें सॉल्व करने का प्रॉब्लम ये है कि हमारे समय में ऐसी बात नहीं है जैसे व्यास जी कह रहे हैं। हमारे समय में वशिष्ठ आगे चल रहे हैं, अरुंधति पीछे चल रही है। और हम पीछे चले जाए खगोल शास्त्र, हमारे एस्ट्रोनॉमी का ये शास्त्र का उपयोग करके, तो हमें पता चलता है कि लास्ट 6500 साल तक भी हम पीछे गए तो भी वशिष्ठ ही आगे जा रहे हैं, अरुंधति पीछे है। और व्यास जी तो उल्टा कह रहे हैं महाभारत के समय। तो अभी देखो ये साक्ष्य हो गई है एस्ट्रोनॉमी से, और हमारा तर्कशास्त्र ये बताता है कि व्यास जी उल्टा कह रहे हैं। इसका मतलब ये बात सच है, व्यास जी जो कह रहे हैं तो इसका मतलब लास्ट 6500 ईयर्स में महाभारत हुई नहीं। इससे यह नहीं पता चला कि कब हुई, बट हुई नहीं इतना तो समझ में आ गया। देन भीष्म निर्वाण का आप समझ लो, उसके जो साक्ष्य है, उसे साक्ष्य तो 62300 इतनी है, उससे भी पता चलता है भीष्म निर्वाण की साक्ष्य से, या अरुंधति थोड़ा दूरी रखो तो भी, कि महाभारत युद्ध ये 7000 बीसी और 5000 बीसी के बीच में ही हो सकता है भीष्म निर्वाण के साक्ष्य से। ये सब महाभारत से ही आ रहा है। तो जैसा कि हम क्रॉसवर्ड पजल न्यूज़पेपर का सॉल्व करते हैं या जिक्सॉ पजल बच्चों का सॉल्व करते हैं, सिमिलरली अरुंधति वशिष्ठ कह रही है कि ये 11,000 और 4500 बीसी के बीच में ही होना चाहिए। भीष्म निर्वाण कह रहा है 7000 और 5000 के बीच में होना चाहिए। ऐसे हम हर एक साक्ष्य महाभारत की लाते रहेंगे तो जिक्सॉ पजल सॉल्व होता है और साल आता है 5561 बीसी, यानी कि 7500 साल के पहले। ये एक उसका उदाहरण हुआ। रामायण में भी यही बात है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अभी तक मुझे बहुत लोग कहते हैं कि आपने रामायण महाभारत बहुत अच्छा किया है ना, वो अभी बुद्ध महावीर, बुद्ध भगवान या महावीर जी का या शंकराचार्य जी का डेटिंग पे काम कीजिए। मैंने प्रयत्न किया, मैंने वो छोड़ दिया प्रयत्न करके, क्योंकि मुझे ऐसे प्रकार की जो साक्ष्य कि जिसका प्रत्यक्ष और अनुमान से विश्लेषण हो सके, ऐसी मुझे साक्ष्य कोई मिली नहीं है अभी। और जो संशोधक काम कर रहे हैं वो कैसा काम कर रहे हैं मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे साक्ष्य वैसे मिली नहीं, करके मैं काम नहीं कर रहा हूँ उसके ऊपर। तो ये भी हम कह सकते हैं, ऐसा नहीं, जरूरी नहीं कि हर एक चीज में हमें साक्ष्य भी मिल जाए। साक्ष्य मिल गई और वो यूजफुल साक्ष्य है तो हम निकाल सकते हैं। ये विज्ञान का लिमिटेशन भी है, उसकी ये विज्ञान की मर्यादा भी है। ये एक अच्छे रिसर्चर की निशानी भी होती है कि वो हर चीज प्रूव करने नहीं चला जाता, सिर्फ ईगो को सेटिस्फाई करने या लोगों में अपनी हम्म पावर प्रूव करने के लिए कि मैं तो सब कुछ कर सकता हूँ। तो हम्म रिसर्च में भी हम लोग एक लिमिट लिखते हैं, स्कोप लिखते हैं शुरू में। तो वैसा स्कोप हमेशा होना चाहिए कि जैसा आपने बताया कि रामायण और महाभारत में उस तरह के श्लोक थे जो वाल्मीकि जी, वेद व्यास जी ने लिखे थे, जिसमें उस समय की ग्रहों की पोजिशंस का एग्जैक्ट एक्यूरेट वर्णन था, जिसको आप देखकर आपने प्लानिटरी पोजीशन सॉफ्टवेयर्स में वो डाला, और उसके बाद जब आपने पता लगाया तो पता चला वैसी प्लानिटरी पोजीशंस पिछले 5-6 हजार सालों में नहीं हुई थी। तो जब हुई वो आपने पता लगाया, तो उससे आपने रामायण और महाभारत की एग्जैक्ट एक्यूरेट डेट्स पता लगा ली। एटलीस्ट ये फाइनलाइज हो गया कि इतने सालों में तो वो नहीं हुआ था, तो हाँ इतने साल तक तो ये मतलब प्लानिटरी पोजीशन वशिष्ठ अरुंधति वाली बनी नहीं थी। तो ये एक बहुत ही बड़ी चीज है, बड़ी जीत भी है, क्योंकि बहुत दिनों से जो फॉरेन वाले लोग थे वो ये कह रहे थे कि 2500 सालों में मतलब वो डार्क एज और वो सब उसमें सिमेटना चाहते थे पूरी ह्यूमन रेस को, कि इसी के बीच में सारा कुछ हुआ है। तो हम लोग पीछे तक डेट्स को प्रूव कर पा रहे हैं यहाँ साइंटिफिक वे में, ये बहुत बड़ी बात है और आप लोगों का इसमें बहुत बड़ा एक योगदान है। कम से कम आज बात इस बात पर नहीं हो रही है कि महाभारत रामायण हुए ही नहीं थे या माइथोलॉजी है। अब लोग इस करेक्ट। पर बात कर रहे हैं कि इसकी डेट या तब थी या, हाँ मतलब पूरा डिबेट का जो कंसर्न है वो बदल गया है। तो करेक्ट। ये बड़ी बात है, एटलीस्ट लोगों ने आइडेंटिफाई करना, मानना शुरू किया है कि हुए तो थे और हिस्ट्री है। तो ये एक बहुत बड़ी जीत है आप जैसे लोग जो इस समय के ऋषि कहे जाने चाहिए, उन लोगों के कारण। तो एक मेरा क्वेश्चन है कि आपकी क्या एडवाइस है इंडिक रिसर्चर्स के लिए जो भारतीय थॉट प्रोसेस से सोचते हैं, अच्छे रिसर्चर्स हैं, उनको किस तरह से रिसर्च शोध कार्य करने चाहिए, किस वे में करने चाहिए? तो व्हाट इज योर एडवाइस फॉर इंडिक रिसर्चर्स? हाँ नहीं, अच्छा प्रश्न है। जो अच्छे रिसर्चर्स है और जो काम कर रहे हैं उनको मैं कुछ एडवाइस देने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन आपका जो प्रश्न है वो ऐसे कि जो हमारे नए लोग हैं, ओके, यंगस्टर्स जो ऊपर आ रहे हैं, उनके लिए मैं कुछ शब्द जरूर कहूंगा और कहना जरूरी भी है।
क्योंकि क्या होता है, वो पहले रॉन्ग, उनका एक थोड़ा सा ब्रेन वॉशिंग हो जाए यूनिवर्सिटी सिस्टम में तो फिर वो एक मीडियोकर बन जाते हैं, है ना। जैसे ऐसे है ना कि हमें यूनिवर्सिटी सिस्टम या कहाँ भी सिस्टम की बात नहीं, अभी हम भी तो सबने डिग्री पाई, राइट। लेकिन जो जो कोई एक्सेप्शनल लोग होते हैं वो इसलिए नहीं होते कि वो यूनिवर्सिटी में चले गए, वो वैसे भी एक्सेप्शनल होते थे, शायद उनको यूनिवर्सिटी सिस्टम का फायदा हुआ, वो तो हो सकता है। लेकिन मीडियोक्रिटी इज काइंड ऑफ व्हाट पीपल लाइक, दूसरे का पांव खींचने वाली जैसी बात है। तो यंगस्टर्स के लिए मेरा ये एडवाइस रहेगा कि फर्स्ट थिंग उनको ये इंपॉर्टेंट जरूरी है। कभी लोगों को लगता है कि अरे भाई ये बहुत अच्छा फील्ड है कि उसमें तो चलो, उसमें पैसा मिल रहा है तो शायद उसमें भी करें। तो उसमें सबसे ये बात है कि इसमें पैसा है करके आप आ रहे हो तो बहुत ही रॉन्ग ट्रैक पे आप आ गए इसलिए ये पैसा तो सबको चाहिए, सस्टेनेंस के लिए सबकी जरूरत है। तो आप ऐसा प्रोफेशन फाइंड आउट करो कि जहां आपके, जो हम उदर निर्वाह जो कहते हैं, योगक्षेम कहते हैं, उसकी एक उसका एक क्या बोल सकते हैं आप, उसका एक उपाय हो जाए आपके पास। आप कॉमर्स कीजिए, साइंस कीजिए, जो कुछ है वो कीजिए, कोई स्किल कीजिए, बिजनेस जो कुछ कर सकते हैं आप, बिजनेस, वो एक स्वातंत्र्य आपको मिले उससे। एक है वो करते करते ही आपको स्टडी करनी है। ऐसी बात नहीं है कि मैं भाई अभी बहुत पैसा कमाऊंगा, बाद में रिटायर होने के बाद ये संशोधन करूंगा। फैकल्टी काम नहीं कर, आपके जो इंटेलेक्चुअल फैकल्टी है वो कम होते जाती है समय के अनुसार, सोचने का एनर्जी कम हो जाती है। दूसरी बात यह है कि आप जो कर रहे हैं वो सत्य के लिए करना, सत्य ढूंढना है आपको, या कुछ जुगाड़ करके एक लोगों को बहलाना है, ये आपको एक डिसीजन करना है। जैसे कि हम जर्नलिज्म में आजकल देखते हैं कि उसका मेन उद्देश्य क्या है, लोगों को बहलाना है, जो एक पर्टिकुलर एजेंडा है वो चलाना है। तो वो आपको करना है। इवन ये शास्त्र में तो वो मत सोचिए आप तो कर सकते हैं। ऐसे बहुत लोग हैं राइट नाउ जिसको खुद को संशोधक मानते हैं और बहुत ही व्यभिचार करके बैठे हैं, उत्पात उत्पात करके बैठे हैं। और फिर जो मॉडर्न साइंस में, मैं अभी इंग्लिश में जिनको पढ़ने आते हैं, अभी बहुत सारे यंगस्टर इंग्लिश में ही पढ़ते हैं, तो उनके लिए मैं बोलूंगा सर कार्ल पॉपर, उनके बुक्स बहुत जरूर पढ़िए। वो अभी टफ लगेंगे उनको समझने में, शायद लगेंगे क्या बोल रहे हैं। मुझे भी ऐसा लगा, मैं 93 में उनको फर्स्ट टाइम, मुझे 93 में सर कार्ल पॉपर के बुक मेरे संबंध में आ गए। मैंने बहुत एंजॉय किया, लेकिन मैं बोला ये बहुत ही फैसिनेटिंग है, लेकिन उसका मुझे फायदा क्या, मैंने साइड में रख दिए। बाद में जब संशोधन की बात आई तो आई जस्ट से कि अरे वो जो कह रहे हैं वही सब उपयुक्त हो रहा है। सिमिलरली हमारे जो षड शास्त्र है, जो जैसे कि वैशेषिक दर्शन, सांख्य दर्शन, योग दर्शन। अभी योग दर्शन सुना तो भी लोगों को लगता है कि वो समाधि में आंख बंद करके करने वाली बात है, वो तो है ही। लेकिन जैसे कि संयम, ध्यान, धारणा और समाधि, ये तीनों होने के बाद जो शब्द आ जाता है, तीनों के एडिशन करके, उसको हम संयम कहते हैं। पतंजलि उसको संयम कहते हैं। संयम यानी कि आप कोई किसी बात की संशोधन कर रहे हो, उससे आपसे सबकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा सत्य की है, दूसरे कोई प्रायोरिटी नहीं है। वो सत्य कितना भी कड़वा हो वो आप बताने वाले। जैसे कि मैंने महाभारत की शुरुआत की तो मुझे ये मन में मेरी श्रद्धा हो सकती है, लेकिन ऐसे एक पॉसिबिलिटी थी कि शायद वो संशोधन से ये पता चले कि ये ऐसी कुछ बात है ही नहीं, महाभारत शायद हुई ही नहीं। तो क्या आप उसके लिए तैयार है मन में? वो तैयारी आपकी होनी चाहिए, और जहां आपको साक्ष्य और तर्क लेके जाएगा वहां जाने की तैयारी आपकी चाहिए। वो यही मेरा उनके लिए सलाह रहेगा। तो शास्त्र का अध्ययन करें, शब्द दर्शन का अध्ययन करें, मॉडर्न मॉडर्न साइंस का अध्ययन करें, और तर्क शास्त्र का अध्ययन करें। कहाँ से भी, मॉडर्न में गूगल से जाके, विकिपीडिया में जाके, डजेंट मैटर, बट वो संशोधन, वो अभ्यास और तपस्या करनी बहुत बड़ी जरूरी बात है। जी नीलेश जी, तो एक और मेरा प्रश्न है आपसे, और वो प्रश्न ये है कि आपकी उनके लिए, उन लोगों के लिए क्या एडवाइस है जो यंग लोग हैं या पुराने लोग हैं जो चाहते हैं कि भारत में इतिहास को सही तरह से पढ़ाया जाए, तो हिस्ट्री को सही तरह से स्कूलों में पढ़ाया जाए, कॉलेजेस में पढ़ाया जाए, इसके लिए आपका मतलब क्या कोई एडवाइस है, क्या कोई तरीका है कि ये हो सकता है? हाँ, नहीं, बहुत ही बढ़िया बढ़िया प्रश्न है। इसलिए क्योंकि अभी वो प्रश्न तो फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन जैसा मुझे आता है, लाइक टेक्स्ट बुक में, और मुझे लोग पूछते हैं कि अच्छा नीलेश जी, तो फिर अभी ये टेक्स्ट बुक में कब आ रहा है ना। ये प्रश्न उनका बहुत ही सही है, लेकिन उसमें भी एक क्या हम सकते कि थोड़ा जुविनल थिंकिंग है। उनको लगा कि हमारे लोगों को ये समझने की बात है कि अभी कोई एक संशोधक जैसा मैं हूं और बहुत है,
वो संशोधन कर रहे हैं, तो आप अभी उनको कह रहे हैं कि भाई अभी आपने संशोधन किया, बहुत बड़ी बात की, लेकिन अभी वो टेक्स्ट बुक में लाओ। उनको लगता है कि ये इनका ही काम है। फिर दूसरी बात ये है कि उनको ये पता नहीं कि वो कितना कठिन है, ये चीज करना कितनी कठिन है। तो टेक्स्ट बुक ये ऐसी चीज है कि उसके लिए कोई चीज टेक्स्ट बुक में जाना, उसमें ब्यूरोक्रेसी है, उसमें जो टेक्स्ट बुक मैनेज करने वाले जो लोग हैं उनकी अपनी लिमिटेशंस है, क्योंकि उनको सर्टन पद्धति का ही उपयोग करना पड़ता है। उसके पहले वो इंसर्ट नीलेश ने किया करके वो इंसर्ट नहीं कर सकते एक बुक लिखा करके, ये बात है। लेकिन वो जब हो रहा है, गवर्नमेंट भी उसमें बहुत प्रयत्न कर रही है, उसमें हम साइड में क्या कर सकते हैं वो एक, और ऐसा नहीं कि हमें अभी बैठना है कि टेक्स्ट बुक में कब आएगा। ये हम नॉर्थ अमेरिका में अभी हम कर रहे हैं, और मुझे होप है ऐसा है कि वो इंडिया में भी चला जाएगा। नॉर्थ अमेरिका से आता है तो इंडिया में भी लोग ज्यादा मानने लगते हैं। अमेरिका से आ रहा है तो थोड़ा मानने लगेंगे, ये हमारा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। तो हम इधर क्या कर रहे हैं कि मेन टेक्स्ट बुक के लिए तो हम काम कर ही रहे हैं कि टेक्स्ट बुक कैसे चेंज किए जाए। लेकिन जो इधर यहाँ हमारे यहाँ की जो संडे स्कूल्स हैं, बहुत सारे इंडियन स्कूल, संडे हिंदू स्कूल्स होते हैं, शाखा जैसे HSS वगैरह होते हैं, तो उसमें हम क्या ऐसे छोटे से सिंपल क्लिफ नोट्स जैसे टेक्स्ट बुक बना सकते हैं कि जो उसमें से बच्चों को पढ़ाया जाए। और ये मैं बच्चों के लिए बोल रहा हूँ, लेकिन ये बूढ़ों के लिए भी पढ़ने वाली बात है, बिकॉज जो डिरेसिनेशन जो हुआ है ना, जो रॉन्ग हिस्ट्री हमें बताई गई है, वो सिर्फ बच्चों को रॉन्ग हिस्ट्री बताई नहीं जा रही है। जो अभी जो हमारे क्या ग्रैंडफादर और ग्रेट ग्रैंडफादर्स है, उनको भी रॉन्ग हिस्ट्री पढ़ाई गई है, और इसलिए वो जो होना है वो सबके लिए होने की जरूरत है। तो हम ऐसे बुक्स, क्लिफ नोट्स जैसे बुक्स या छोटे से टेक्स्ट बुक जैसे बुक्स हम पैरेलल में बना रहे हैं। उसका फायदा ये होगा कि जब गवर्नमेंट इज रेडी, फाइनली उनको विजडम आ जाए और वो दे रेडी टू एक्सेप्ट इट, देर इज समथिंग रेडी। बिकॉज गवर्नमेंट ऑल्सो भी क्या कर सकती है, गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर दे सकती है, लेकिन वो उनके पास भी एक इतना मैन पावर नहीं है, एक्सपर्टीज नहीं है, तो वो हम देना चाहिए। तो मैं ये कहूंगा कि हम कहाँ भी हो, कौन सा छोटा गांव में हो, बड़े शहर में हो, आप शिक्षक हो या आप नॉन शिक्षक हो, आप अपने फैमिली के साथ शुरुआत कर सकते हैं, आप अपने मोहल्ला में शुरुआत कर सकते हैं, आपका एरिया में, आपके सिटी में, आपके गांव में। जब लोग साथ में मिलते हैं, गपशप करने के लिए मिलते हैं, तो आप ये बातें कर सकते हैं कि भाई ऐसा है, ये मैंने ये बुक पढ़ा, उसमें ऐसा कहा है, वेरी इंटरेस्टिंग चीज है। और उससे उससे एक जब वो क्या बोलते हैं, होल एटमोस्फेयर बन जाएगा, तो गवर्नमेंट विल पिच इन। बिकॉज गवर्नमेंट कोई ऐसी बात के लिए पिच इन नहीं करेगी कि जहां उनका वोट शेयर चला जाए। Because if they are not in control, they will not able to do the things they want to do, which is a reality. So they are right about it. तो हम सब हमारा स्वधर्म कर सकते हैं, उसके लिए कोई एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है। दिस इज माय 2 cents ऑन दैट। मेरा एक अंतिम प्रश्न आपसे है कि आपके आगे के प्रोजेक्ट्स क्या हैं? महाभारत रामायण के बारे में आप ऑलरेडी बुक्स लिख चुके हैं, और हाँ इन पर भी और कार्य चल रहा है, या फिर कुछ नया आप करने का प्रयास कर रहे हैं? जी। हाँ, नहीं धन्यवाद। इतने विविध विषय है उसमें, बहुत बहुत ही विषय में अलग अलग प्रकार का कार्य चल रहा है। जैसे कि हमारे नेचुरोपैथी और आयुर्वेदा कहे तो उसके जो टेक्स्ट है, तो लोग बहुत सारे टेक्स्ट, लोगों को टेक्स्ट पढ़ना, आयुर्वेदा पढ़ना में आयुर्वेद के टेक्स्ट पढ़ के बाय हार्ट करना ऐसा सोचते हैं, ऐसी बात नहीं है। उसमें जो कहा है कि ये आप करोगे तो इसके ऊपर ये आपको गुण आ जाएगा, उपाय हो जाएगा ये पर्टिकुलर डिसीज के लिए, तो वैसा कंट्रोल एक्सपेरिमेंट्स करके स्टडी करना, ये एक बात। और फिर उसका कार्य-कारण भाव से ऐसा क्यों होता है, जैसा वेस्टर्न मेडिसिन में होता है कि टर्मरिक में ऐसी कौन सी चीज है कि जिसके कारण वो एंटाई कैंसर, एंटाई बैक्टीरियल, एंटाई फंगल काम करती है। ऐसे ही चीजों का एक स्टडी करना, नेचुरोपैथी के बहुत सारे इसका स्टडी करना, ये एक प्रोजेक्ट चल रहा है। देन ये अभी जो रामायण महाभारत या एंटिक्विटी, बाकी बहुत सारे बातें, जैसे आर्यन इन्वेजन थियरी का जो नॉनसेंस है, हमने उसके ऊपर बात की थी जब मैं उधर आया था, राइट। ये सिंपल भाषा में लोगों के सामने कैसा ला जाए इन अट्रैक्टिव फॉर्म, सो दैट उनको प्राउड लगे कि भाई ये एक फिल्म आप देख लो। ऐसा प्राच्यम करके जो ग्रुप है उनके साथ मैं काम कर रहा हूँ, बहुत सारे एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिसर्चर्स उनके साथ काम कर रहे हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिसर्चर्स काम कर रहे हैं। और ऐसी आपने सुना होगा कि 10 डॉक्यूमेंट्री की एक मालिका हम करने का प्रयास कर रहे हैं। उसके लिए हमने क्राउड फंडिंग के लिए रिक्वेस्ट किया, और लोगों ने बहुत साथ दिया। एक्चुअली क्राउड फंडिंग में जितना हमने उनसे रिक्वेस्ट की थी, उससे ज्यादा
ये अमाउंट जमा हो गई। उसके कारण अभी एग्जैक्टली डिटेल्स हमें अभी बोल भी नहीं सकते और हमें भी पता नहीं है। अभी कोविड के कारण तो और उसमें डिलेज आ रहे हैं। लेकिन जो पहले हमने 10 मिनट की एक एक डॉक्यूमेंट्री हो गई करके सोचा था, एक्चुअली वी आर ट्राइंग टू मेक इट इवन लॉन्गर, नॉट टू लॉन्ग, क्योंकि लोगों को एक समझने का भी अपना एक तरीका रहता है। और उससे और कुछ हम ज्यादा संशोधन कर पा रहे हैं और एक्चुअली कोई पर्टिकुलर प्लेसेस में जाके हम वीडियो शूटिंग ले सकेंगे, ऐसे कुछ चल रहा है। राइट नाउ आई स्पेंड लाइक क्लोज टू 2-3 आवर्स, और बाकी टीम मेंबर्स तो और भी समय बिताते हैं ये चीज पे। तो ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट अभी एक हो रहा है। और जैसे कि हमारे जो दर्शन शास्त्र में बोला, तो दर्शन शास्त्र पे मैं कोर्सेज डेवलप कर रहा हूँ, दर्शन शास्त्र पे कोर्सेज डेवलप कर रहा हूँ, खगोल शास्त्र में इंडियन खगोल शास्त्र, इंडियन एस्ट्रोनॉमी पे कोर्सेज डेवलप कर रहा हूँ। बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स लोगों ने मुझे दी है भगवत गीता पे। अभी भगवत गीता पे तो कितना लोगों ने कितनी बात की है, तो इसलिए मैंने बैक बर्नर पे रखा। लेकिन मैं कोई छोटा ग्रुप में कभी मैं भगवत गीता पे डिस्कशन करता हूँ, तो उन्होंने बोला कि ये जो आप कर रहे हैं वो कभी हमें सुनने को नहीं मिलता बाहर यूट्यूब पे भी नहीं मिलता और कहाँ मंदिर में जाके भी नहीं मिलता। तो शायद उसमें भी करेंगे, इतना प्रायोरिटी तो अभी नहीं रखा है भगवत गीता पे, लेकिन ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट पाइपलाइन में है। तो ये बहुत ही अच्छा एक कार्य है जो आप कर रहे हैं। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो एक्चुअली में जो आपने एक बात बोली वो बात बिल्कुल सही है कि सरकारें भी वो एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकती हैं, लेकिन वो सिलेबस डिजाइन करना, वो किताबें लिखना, ये तो इंटेलेक्चुअल्स का ही काम होता है। तो यदि पहले से वो किताबें रेडीमेड तरीके से लिखी गई हों, तो यदि कोई सरकार विलिंगली चाहती है चेंज करना, तो एटलीस्ट उनको इम्प्लीमेंट कर सकती है। तो आप वो उस तरह की किताबें तैयार करने का काम कर रहे हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है। और मैं अपील करूंगा यदि कोई सरकार में से भी लोग हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, देखें, तो वो लोग नीलेश जी से कांटेक्ट करें और इस तरह की बुक्स वगैरह यदि वो इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो वो उनसे ले भी सकते हैं वो बुक्स तैयार होने के बाद। तो नीलेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमसे जुड़े और आपने बहुत कीमती समय आपका हम लोगों को दिया। आशा है सारे व्यूअर्स ने आपसे बहुत कुछ सीखा होगा और आपके आगे के प्रोजेक्ट्स के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद नीलेश जी। धन्यवाद शुभम जी, ऑलवेज अ प्लेजर to talk with you and have conversations with you. Pleasure is Namaskar. mine, sir. Thank you. Namaskar. Yeah.